प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई को लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर रखा है। अब एक ऐसे मौके पर लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है कि जब ईद उल अज़हा ईद सर पर है और इसके साथ साथ एक तो ज़ाहिर है लोग कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बाहर निकलेंगे, एक गैदरिंग होगी। दूसरा ईद की शॉपिंग के लिए भी बाहर निकलेंगे और इस सिलसिले में भी जो है वो इकट्ठ होगा लोगों का। अब एक तरफ ये मुतालबा किया जा रहा है कि दुनिया भर को चूँकि एक चौथी लहर का सामना है और चौथी भी ऐसी कि जिसमें डेल्टा वायरस जो कि एक बड़ा ख़तरनाक वायरस है या इसका वेरिएंट है वो तबाही मचा रहा है और दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो ऐसे मौके पर ये लॉकडाउन ख़त्म ना किया जाए। लेकिन कुछ हलकों की तरफ से इस लॉकडाउन को वेलकम किया जा रहा है। अब असल में क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट के पेश नज़र क्या है? गवर्नमेंट को पता है कि एक चौथी लहर इस वक्त दुनिया में फैल रही है तो इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था, लेकिन डिले नहीं किया गया। तो क्या वजह है गवर्नमेंट ने इसको डिले नहीं किया? और दूसरा ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में कि जब गवर्नमेंट ईज़ आउट कर रही है, लॉकडाउन ख़त्म कर रही है, पाबंदियाँ नरम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को बदस्तूर रेड लिस्ट पर रखा गया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो लोग कंफ्यूज हैं कि एक तरफ आप पाबंदियों को ख़त्म कर रहे हैं, नरम कर रहे हैं, लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ बरकरार हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? तो इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन अमान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, खुश आमदीद। आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन बरतानिया। आसिम साहब बहुत शुक्रिया। और लॉर्ड वाजिद खान हमें ज्वाइन करेंगे, लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब, एक तो मैं पढ़ रहा था कि बरतानिया के 1200 साइंसदानों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि वो पाबंदियों को इस वक्त नरम ना करें, पाबंदियाँ ख़त्म ना करें, बल्कि उसको ताख़ीर का शिकार कर दें। यानी 19 जुलाई को जो लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है इस फैसले को डिले कर दिया जाए। ये मुतालबा जो है वो किन वजूहात की बुनियाद पर है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका। असल इसकी बड़ी वजह तो डेल्टा जो वेरिएंट है वही है, क्योंकि उसके जो केसेस हैं रोज़ाना 2000-3000 से शुरू हुए थे, अब 45,000 तक जो है वो रोज़ाना केसेस हो रहे हैं। और बरतानिया के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं नए साजिद जावेद, उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि अगस्त और सितंबर के स्टार्ट के अंदर ये जो तादाद है ये 1 लाख तक पहुंच सकती है, यानी कि 1 लाख केसेस रोजाना हो सकते हैं। तो इतना बड़ा स्प्रेड जब हो भी रहा है और एक्सपेक्टेड भी है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो पाबंदियां नरम करने के बारे में फैसला मुखर ना करना ये समझ से बाहर है। इसी वजह से जो लेबर पार्टी है और लिबरल डेमोक्रेट हैं, उनके लीडरान जो है वो बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं बरतानी वज़ीर-ए-आज़म पर। पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी वो बहुत ज़्यादा इस बात पर शोर मचा रहे हैं कि अभी भी जो है वो पहले भी बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ जल्दबाजी के अंदर फैसले किए और हमें जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो इतने ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिले। और अब भी उन्हीं का ये कहना है कि जिस तरह अभी अगर स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ, उसके अलावा शादी और दीगर तकरीबात को बिल्कुल ही ओपन कर दिया गया, तो ये जो स्प्रेड है ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई होगा और करते करते जो है वो जितनी मेहनत की है गुज़िश्ता 1.5-2 साल के अंदर बरतानिया ने, वो सारी जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसी वजह से जो है वो जो बरतानिया के ज़ाहिर है साइंसदान है वो डिसीजन मेकर तो नहीं होते, लेकिन वो ज़ाहिर है पॉलिसी के अंदर जो है हुकूमत को गाइड करते हैं और जो टेक्निकल बिल्कुल और उन्होंने वही किया। और उन्होंने ये खतूत के जरिए जब बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और जो जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उसके साथ उन्हें बताया कि जब ये डेल्टा वेरिएंट शुरू हुआ था तो उस वक्त भी प्रेडिक्शन की गई थी कि अगर इसको जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए या इस तरह की मकामी सतह पर पाबंदियां लगाई रोका ना गया तो ये स्प्रेड हो जाएगा। और अब ये लग रहा है कि जैसे ये सुपर स्प्रेड हो रहा है, सारी चीजें जब पेशेंवर हैं लोगों के, तो बोरिस जॉनसन साहब इस बात पर मुसर क्यों हैं, क्यों इसरार कर रहे हैं कि 19 जुलाई को ये लॉकडाउन खत्म करना है? वो अपने इस फैसले पर क्यों अड़े हुए हैं? उनके पेश नजर चीजें क्या हैं, उनके पास आर्गूमेंट क्या होंगे? देखिए, बरतानी वज़ीर-ए-आज़म जो है ना हमेशा ऐसे ही फैसले करते हैं जो कि मैं कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं और कई दफ़ा एक बहुत बड़ी जो सोच है या बहुत बड़ी लॉबी उनके खिलाफ भी होती है, लेकिन वो फैसले हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं। और अब देखिए ये बात बड़ी अजीब सी है कि बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कह रही है कि बाई लॉ 19 जुलाई से यानी कि 2-3 दिन बाद हम जो है वो आपको मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं है बाई लॉ। लेकिन मेयर ऑफ लंदन जो है
वो कह रहे हैं जी कि हमारी ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी बंदा सफर करेगा, चाहे वो ट्रेन के अंदर करे चाहे बस के अंदर करे, उसको जो है वो मास्क भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट उसको अगर रिलैक्स कर रही है तो फिर जो मेयर ऑफ लंदन है वो उसको क्यों इन्फोर्स कर रहे हैं। इसकी ये वजह ये है ना कि इसका मतलब है कि फियर भी मौजूद है। जब इतना बड़ा फियर मौजूद है कि जो बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन है, जिसे दुनिया का दारुल-हुकूमत भी कहा जाता है, कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग भी हैं, तो अगर वहां पर फिर आप इसी तरह की पाबंदी भी रहेगी और यही होगा, पाबंदी हट भी गई है और पाबंदी नहीं भी हटी, तो इसीलिए जब कह रहे हैं कि आपने 1 महीना पहले डिले किया है, आप जून से जुलाई तक लेके आए हैं इसकी जो पाबंदियां नरम करने का जो 1 महीना आपने डिले किया, तो एक और कर लें जो आपको पता भी है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो फैल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है दूसरी तरफ जो ये जो होटलिंग इंडस्ट्री है इनका बहुत ज्यादा दबाव है, ये जो कैटरिंग इंडस्ट्री है उसका बहुत ज्यादा दबाव है बरतानवी हुकूमत के ऊपर कि वो 1.5-2 साल से जो है वो बड़े माशी दबाव का शिकार चले आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों की शादियां, तकरीबात और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो रुके चले आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लोगों का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। बहरहाल फैसला लॉकडाउन बरकरार बहुत सारे हल्कों के लिए एक अनपॉपुलर सा डिसीजन होता है और एक सियासी शख्सियत के लिए फैसला करना मुश्किल होता है। मुआशी जो लोगों की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी देखना होता है। लेकिन वाजिद खान साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये आपके ख्याल में ये फैसला क्यों किया जा रहा है और इसका क्या नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुलाम हुसैन साहब की बातें मैं सुन रहा था तो मैं टोटली एग्री करता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये पूरा सिचुएशन को समराइज किया है। ये जो वी हैव टू लुक एट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ये कहाँ से, ये सिचुएशन कहाँ से पैदा हुई है। और ये जो डेल्टा वेरिएंट जिसको शुरू हुआ था, इंडियन वेरिएंट, जो आजकल इसको हम टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं जॉनसन वेरिएंट। हम इसको जॉनसन वेरिएंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जब इंडिया को बहुत देर बाद इन्होंने ये रेड लिस्ट पर डाला था, हालांकि जो ग्राफ दिखा रहे थे ये बहुत तेजी से वो फैल चुका था और क्योंकि हमारे बॉर्डर्स खुले थे, वहाँ भी यहाँ भी वो ट्रांसमिट हो गया था। ट्रेड डील के पीछे में भागते भागते इन्होंने पूरे यूके को पब्लिक हेल्थ को डेंजर में डाल दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब रेड लिस्ट पर गए थे, अभी वो फिगर्स देखें, उनके जो केसेस बहुत कम थे, वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा वो इंडिया में थे, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रेड डील का वो नजर आ रहा था तो इन्होंने बिल्कुल डिले किया है। तो ओवरऑल जो हमारा मौक़िफ़ है कि जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि हमारी पार्टी का एक टोटल ऑपोजिट एजेंडा है। हम समझते हैं कि ये केसेस एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं, तो अभी सिस्टम को पूरी तरीके से ना खोलें। और ये जो मास्क के हवाले से जो बात कर रहे हैं, सादक खान साहब मेरे लंदन ने मैं अभी ट्यूब से अभी गुजर कर आया हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम मैं ट्यूब में लंदन में जाता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। तो ये तो ज़िंदगी मौत का डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप साइंस को फॉलो करेंगे, डेटा को देखेंगे, तो ये साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि केसेस बढ़ जाएंगे। जब केसेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएंगी, अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ डेथ्स वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ लीडरशिप। और अगर आपने साइंस की जो प्रोफेसर व्हिटी है और जो पैट्रिक है वो दूसरे वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, हेल्थ एडवाइजर, उनकी बातें सुने, उनके जो वो खुद कह रहे हैं कि हम मास्क पहनेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं उनकी प्रेडिक्शंस और गवर्नमेंट का डिसीजन इसमें भी मुताबिकत नहीं है। यानी गवर्नमेंट फैसला कर रही है लॉकडाउन ओपन करना है और हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि 1 लाख केसेस रोज़ाना आ सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में मुताबिकत ही मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं आसिम यूसुफ साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात नोट करने वाली है असदुल्लाह भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि देखें ये इनको जो साबिक हेल्थ सेक्रेटरी था उसने कितना कुछ सोशल डिस्टेंसिंग किया था, वो तो आपके सामने है, जो काम है वो मुलव्वस थे। जी बिल्कुल सही है। अच्छा आसिम यूसुफ साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा दबाव है और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जैसे हम कहते हैं होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इन सब का बड़ा दबाव है कि इसको लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और कारोबारी हजरात का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या बिजनेस कम्युनिटी के दबाव की वजह से प्राइम मिनिस्टर को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि जो यूके गवर्नमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, एयरलाइंस हैं, हॉलीडेज़ जो लोग कर रहे हैं। और ब्रिटेन में आपको पता है कि हॉलीडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बंदे को हॉलीडे चाहिए साल में। तो हॉलीडे पिछले साल लोगों को हॉलीडे पे नहीं भेजा गया और इस दफ़ा लोग जो है ना हॉलीडे पे जाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं वो बहुत डेंजरस नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट हमेशा से जो है ना वो डिसीजन लेने में देर उसने की है। अगर आप इसकी शुरुआत में चले जाए, जब ये कोरोना वायरस शुरू में आया तो यूके मेरे ख्याल में उन लास्ट मुल्कों में था जिसने अराइवल के ऊपर जो है वो क्वारंटाइन रखा या कुछ चेक रखा। बहुत देर तक पूरी दुनिया में केसेस बढ़ते रहे, लेकिन यूके में कोई भी एयरपोर्ट पे आने के बाद कोई चेकअप नहीं था, कुछ नहीं था। बहुत दे टुक देयर टाइम टू मेक द डिसीजन। और जब बहुत सारा से बुरी तरह से वो वायरस फैल गया तो फिर इसके ऊपर वो जो है वो एक्शन लिया गया। अभी भी ऐसे ही है, हर चीज़ के अंदर देर की जा रही है। जो डिसीजन जिस टाइम पे लेना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा। एंड डेफिनेटली जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका प्रेशर है, बिकॉज यूके की जो इकोनॉमी है यहाँ पे बहुत सारी जो है लोन्स, जो फर्लो स्कीम्स दी गई हैं कंपनियों को, लोन्स दिए गए हैं, रिकवरी लोन, जो है वो बाउंस बैक लोन, just to the economy to run as smoothly. But obviously at the very same time we also have to understand कि ये जो वायरस है ये बड़ा डेडली वायरस है। तो इसको अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो एक चौथी लहर भी आ सकती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि अभी जो इस वक्त जो वायरस आया वो जिसको हम इंडियन वायरस कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट जो है वो डेल्टा वायरस के नाम से कहती है, क्या कि इंडिया का नाम ख़राब नहीं हो, बट ये है कि ये वायरस बड़ा डेडली है। और जो रिपोर्टेड हुए केसेस में ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीनेटेड थे, उनको भी ये वायरस हुआ दोबारा से। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को बड़े सोच समझ के इसको खोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको खोलना है। तो इसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? राइट जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है या खेल का शोबा है वो बड़ा मुतारिक नज़र आ रहा है। क्रिकेट के मैचेस भी हो रहे हैं, फुटबॉल के मैचेस भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वो ख़तरात मौजूद नहीं हैं खेल के मैदान में? इसको ये फ़ैसला क्यों किया गया? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। वाजिद खान साहब, आप ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये भी डेंजरस हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें हम तो चाहते हैं बैक टू नॉर्मल हो जाएं, लेकिन देखें हमारे लोगों ने, कम्युनिटीज़ ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, सैक्रिफाइस सो मच, बहुत सी एफर्ट उन्होंने की है, रूल्स को फॉलो किया है। ये जो यूरोपियन चैम्पियनशिप फाइनल्स थे तो गवर्नमेंट ट्रायल्स भी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग काफ़ी गैर जिम्मेदार तरीके से, अंदाज से वो फुटबॉल को एंजॉय कर रहे थे, और आपके सामने वो विजुअल्स आपने देखे होंगे जिस तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग को वो ब्रेक कर रहे थे। फुटबॉल और स्पोर्ट्स इवेंट्स ये बहुत हमारे सोसाइटी और कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक सेफ तरीके से एक टेस्टिंग करना चाहिए, काफ़ी वो हमारे जो प्रोसीजर होने चाहिए कि उसके बाद देखें कितने लोगों को इन्फेक्ट हुआ है, वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है जिससे काफ़ी हद तक हमने वायरस का अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अभी तक वायरस को हम जिता नहीं सके, तो वी नॉट विनिंग येट। नहीं, आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड वाजिद खान साहब के हिफाजती इक़दाम के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें फुल कैपेसिटी, कुछ एग्जांपल्स हैं को इन्हें के फुल कैपेसिटी से वो लोग नहीं आ रहे, उस कंट्रोल तरीके से हम विगरस टेस्टिंग के साथ और जो तो वाजिद खान साहब, फिर आपके आर्गूमेंट की रोशनी में तो ये सवाल पैदा होता है ना कि अगर कंट्रोल्ड तरीके से और एसओपीज़ के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो एसओपीज़ के साथ फिर बिजनेस भी हो सकता है, फिर मार्केट भी खोली जा सकती है, फिर रेस्टोरेंट्स भी खोले जा सकते हैं एसओपीज़ के तहत और एक कंट्रोल्ड तरीके से। फिर बाकी चीज़ों पर आप पाबंदी के हक़ में क्यों हैं? नहीं, ऐसे तो भाई मेरी बात ध्यान से सुन लें। ये जो अभी जो मौजूदा जो रिस्ट्रिक्शंस अभी जो लिफ्ट हुई हैं, इस हवाले से बिजनेस खुले हैं, ये रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं, ये इनको जो पब्स भी खुले हैं जो इंग्लिश कल्चर में बहुत बड़ा हिस्सा है। बस जो मेन चीज़ है जो नाइट क्लब्स, उस हवाले से जो क्लोज कॉन्टैक्ट दैट इजंट ओपन येट। एंड हम ये कह रहे हैं, ये जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा, 1 मंथ का डिले हो चुका है था, जून से जुलाई तक लेकर गए हैं, और एक मंथ और डिले कर लें, क्योंकि मौजूदा जो हालात काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस अभी ईज हो चुकी हैं। देयर इज सम लेवल ऑफ बैक टू नॉर्मलिटी, मौसम अच्छा है, लोग बाहर मिल रहे हैं। सो ये जो लास्ट जो स्टेज जो मास्क की बात कर रहे हैं,
मास्क जो आप खत्म कर लें, सोशल डिस्टेंस खत्म कर लें, अभी जो केसेस दिखा रही, जो साइंस दिखा रहा है, हमें बता रहा है, डेटा गिविंग इंफॉर्मेशन कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। हम तो चाहते हैं जितना भी लॉस ऑफ लाइफ को हम कम कर लें, हम बेहतर है, क्योंकि वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस। ये बड़ा बड़ा पैगाम आपको दे रहा हूँ, वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। ये जैसे फ्लू है, हमारी जिंदगी का हिस्सा अभी बनेगा, और जो वैक्सीनेशन को रिसर्च बाद में हम देखेंगे कि किस लेवल तक हमें ये इफेक्ट कर रहा है। सही है। अच्छा गुलाम सलमान साहब, आप तो अभी थर्ड ओडीआई देखकर भी आए, कितना एसओपीज़ पर अमल हो रहा था स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मैच के दौरान, और फिर अभी जो फुटबॉल मैच हुआ है और उसमें बड़ा एक्साइटेड थी पूरी नेशन, तो कितना एसओपीज़ पे अमल हुआ? असद पहले तो आपको बताऊं तो जो वाजिद खान साहब हैं बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, एमईपी भी रहे हैं, उसके अलावा मेयर भी रहे हैं। आजकल इनको इनकी लेबर पार्टी ने इनकी खिदमात की वजह से ही इनको लॉर्ड बनाया है। तो ये इनकी जो ना इस तरह के जो जितने मामला है बड़ी गहरी नजर आती है। उन्होंने ये बिल्कुल बात सही की है कि जो जिस तरह की पाबंदियां, जिस तरीके से हुकूमत पाबंदियां नरम कर रही है ना, उससे जो है वो ये ज्यादा फैलेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये फुटबॉल का मैच भी था। फुटबॉल के मैच के दौरान अगर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने में नहीं आई, ठीक है, बहुत सारे लोगों का उन्होंने डबल वैक्सीन चेक किया, लेकिन सबका नहीं कर सके, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। जो दूसरे वनडे मैच में मैं गया, वहां पर भी रिबन लगा रहे थे, कुछ लोग दूर से ही अपना वो जो है वो ऐप दिखा रहे हैं, तो कहते हैं ठीक है डबल जैब हुई है, आप जा रहे हैं। तो इसी तरह ये तीसरे वनडे में भी हम थे, वहां पर भी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था और लोग बिल्कुल साथ थे। आप ये कह लें कि मास्क भी लोगों ने नहीं पहने हुए थे, हालांकि अभी तो मास्क लिफ्ट नहीं हुआ ना, अभी तो पाबंदी 19 को खत्म होगी। और उसके अलावा लोग वैसे भी साथ साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर खतरा बिल्कुल मौजूद है, और अगर ये पाबंदी गवर्नमेंट खत्म भी कर देगी तो फिर भी जो वायरस फैलने का जो खतरा है वो बदस्तूर मौजूद रहेगा। तो अगर जो भी, जैसे अभी वाजिद खान साहब ने कहा, अब देखिए नाइट क्लब जो है, वहां जो बरतानवी कल्चर का एक हिस्सा है, वहां पर तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती ना, फिर तो नाइट क्लब का जो है वो मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो वहां पर लोग जो सोशलाइजिंग करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो डांस करते हैं, सारा वो तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह कि जो जिस तरीके से ये वेरिएंट फैल रहा है वो मजीद खतरनाक होगा, और जो चीजें आप ये कह रहे हैं कि नाइट क्लब्स और सोशल डिस्टेंसिंग साथ साथ नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, बिल्कुल ठीक है, आप सही समझे। और इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि कई देखे शादियों के इवेंट्स भी होते हैं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो शायद फॉलो नहीं हो सकती उस तरीके से। लोगों ने ज़ाहिर है अपना मेकअप किए होते हैं, लोग मास्क भी नहीं जो है वो पहन सकते। तो इस तरह की जहां पर ये वाली चीजें हैं जहां पर नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से वो वाले इवेंट जो है वो अभी नहीं खोलने चाहिए। और जहां पर जैसे आप किसी भी शॉप के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपने मास्क नहीं पहना हुआ, अंडरस्टैंडेबल है, दुकानें खुले कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आपने जब मास्क के बगैर अंदर जा ही नहीं सकते, इसका मतलब है कि आप कम से कम स्प्रेड का बाइस नहीं बन रहे या किसी हद तक एहतियात कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी जगह है जो अब खुलने जा रही है 19 को, वहां पर ये चीजें फिजिबल नहीं लगती, वहां पर हो ही नहीं सकता कि इन पर अमल दरामद हो। इसी वजह से ज्यादातर जो लेबर पार्टी है वो बहुत ज्यादा शोर भी मचा रही है, बहुत ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है कि आप होश के नाखून लें, कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं ताकि जिन जगहों पर ये ज्यादा सुपर स्प्रेड हो सकता है हम उनको अभी भी वाइड कर लें। और जो जैसे दुकानें हैं जहां पर ये इस पर अमल दरामद हो रहा है वो ठीक है, ज़ाहिर है वहां पर तो एक दुकान के अंदर रूल बना हुआ कि आप बगैर मास्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आप सैनिटाइज करेंगे अपने आप को फिर दुकान के अंदर आएंगे, तो वहां पर तो चल सकता है। लेकिन दूसरी जो जगह है वहां पर ये मुमकिन होता नजर नहीं आता। जिस तरह तो मैंने तो खुद देखा, रास्ता जो है इसके अंदर मैंने खुद देखा कि ये नहीं होता रहा, वो एक दरमियानी रास्ता भी इसका मतलब हो सकता है आसिम यूसुफ साहब, वो है स्मार्ट लॉकडाउन, कि जहां पर एसओपीज पर अमल दरामद हो सकता है उन्हें ओपन कर दिया जाए, लेकिन जहां अमल दरामद मुमकिन नहीं है उन पर लॉकडाउन बरकरार रखा जाए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन है रही है ना यूके के अंदर थ्रू आउट द कोविड सिचुएशन, वो हमेशा से थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं रही। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ को देखें, जैसे मैं दुबई में भी गया ड्यूरिंग कोविड, तो वहाँ मास्क की बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, आप सोच नहीं सकते कि मास्क के बगैर आप बाहर जा सकते हैं। कोई भी शॉप वाला बंदा आपको सर्व नहीं करता इफ़ यू नॉट वेयरिंग अ मास्क, सो यू हैव टू वेयर अ मास्क, छोटी बड़ी कहीं भी आप जाते हैं। ये यूके के अंदर शुरू से एक प्रॉब्लम आया कि यहाँ पे लोगों ने 100% इम्प्लीमेंटेशन मास्क की नहीं हुई।
अभी तो बिल्कुल जब गवर्नमेंट खोल रही है तो ये तो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता कि इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी या होती भी नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ सबसे जो ज़रूरी एक कदम गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा वो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अभी जो नज़र आया है वो रिसेंटली जो बड़े स्टोर्स हैं जैसे टेस्को है या असदा है, यहाँ पे आप जाएँ वो आपको मास्क के बगैर नहीं जाने देते, लेकिन दूसरी नॉर्मल शॉप से आप जाएँ फिर आपको कोई बंदा मास्क के बगैर कुछ भी नहीं कहता। फिर गवर्नमेंट शुरू में एक वो लोकेटर ऐप इंट्रोड्यूस कराई कि यू हैव टू आपको स्कैन करके जाना है, वो भी कुछ जो है शॉप्स ने या कुछ जगहों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, बाकी आप इजली। तो जब तक इस चीज़ को आप कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक इस चीज़ों को आप बंदों का कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे कुरबान साहब ने कहा कि यू हैव टू लिव विद दिस वायरस नाउ, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक आप इसको बीट नहीं करते, जैसे आपने पोलियो को बीट किया या और दूसरी दुनिया की बीमारियों को वो बीट किया, तो जब तक आप इसको बीट नहीं करेंगे यू हैव टू लिव विद इट। तो उसके साथ रहने के लिए हमें इसके साथ रहना सीखना होगा कि मास्क का जो है वो बहुत ज़रूरी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी। जी सही कहा आपने। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं वापस आ ब्रेक से तो इस पर हम बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान को अभी तक रेड लिस्ट पे रखा गया है, एक तरफ पाबंदियां नरम हो रही हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान रेड लिस्ट पे बरकरार है। बड़े बड़े मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रेड लिस्ट पे बरकरार है। तो इसके पीछे क्या हिकमत लॉजिक हो सकती है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। लॉर्ड वाजिद खान साहब, मुझे ये बताइए सर कि आप कैसे इसको जस्टिफाइड समझते हैं पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखना? एक तरफ लॉकडाउन ओपन हो रहा है, दूसरी तरफ हम क्रिकेट मैचेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, फुटबॉल मैचेस देख रहे हैं, और उस पर कितना SOPs पर अमल हुआ ये अभी आपको गुलाम हुसैन अमान साहब ने बताया। और फिर पाकिस्तान को उस वक्त रेड लिस्ट में डाला गया और अब भी पाकिस्तान में कोविड बहुत कंट्रोल्ड है। पंजाब में जो है वो लेस देन 5%, और अभी पिछले दिनों तो जब ये रिव्यू हुआ है तो 2% पे था, और इसी तरह से बाकी प्रोविंसेस में भी ऐसी सूरत हाल कंट्रोल्ड है। लेकिन इंडिया को, जब इंडिया में बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ था, उस वक्त भी रेड लिस्ट में नहीं डाला गया, बाद में डाला गया। तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ा सा बाइस्ड है टुवर्ड्स पाकिस्तान के डिसीजन, और पाकिस्तान अब डिजर्व नहीं करता कि उसको रेड लिस्ट में बरकरार रखा जाए? देखिए, मैं अभी कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा देखिए, हम रेड लिस्ट के हवाले से बात करते हैं, वी शुड लुक एट द अम्बर वॉच लिस्ट, और हमारी जो हिकमत अमली इस हवाले से बहुत मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने माशाल्लाह बता रहे थे, वो जैसे MPs के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे थे, जिस अंदाज से वो अपना प्रेशर डाल रहे थे, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मैं ये कहता हूँ कि अव्वल तो ये रेड लिस्ट का सिस्टम है, अब बहुत पहले से हमें पाकिस्तान को उन्होंने डाल दिया था, बांग्लादेश के साथ इंडिया को उन्होंने डिले किया था एज अ कॉन्सिक्वेंसेस। और दूसरी बात है कि हमारी अभी इंटरेक्शन भी हुई है लॉर्ड अहमद के साथ, जो मिनिस्टर हैं इस एरिया में, तो वो कहते हैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसे लैब्स थे जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वो टेस्टिंग तरीका सही नहीं है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप जीनोमिक टेस्टिंग साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट और पाकिस्तानी साइंटिस्ट का एक मीटिंग करें, एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन करें, क्योंकि अभी तो पाकिस्तानी ओवरसीज काफ़ी वो फंसे हैं। मेरे वालिदैन वहाँ पाकिस्तान में हैं, तो अभी उनको भी मैंने विजिट करना है, तो काफ़ी टाइम से वहाँ फंसे हैं। तो जैसे ऐसे एग्जांपल्स, बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो वी हैव टू फाइंड अ सिचुएशन सिस्टम, जैसे फुटबॉल्स के देख रहे मैचेस, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो ज़्यादा फैलेगा, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के हवाले से रेड लिस्ट हैज टू बी अ वेरी क्विक डिसीजन ऑन दिस, क्योंकि लॉन्ग टर्म फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ कंट्रीज, reputationally, from a culturally, socially, it has a huge impact. और जैसे वो तारिक वजीर साहब कौंसल जनरल मैनचेस्टर ने कहा है, we should not only focus on the red list, look at the amber watch list and make sure we can get Pakistan and find a middle ground for the betterment of Pakistan and England. सही है। गुलाम हुसैन साहब, ये एम्बर लिस्ट क्या है? इसमें आने से कितना नरमी होती है रेस्ट्रिक्शंस में, और ओवरऑल इसको आपके ख्याल में जो प्रीवियस इसका रिव्यू हुआ है उसमें पाकिस्तान को कंसिडर क्यों नहीं किया गया कि रेड लिस्ट से निकाला जाए? देखिए, दो वजूहात हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में वैक्सीन लेने की जो शरह है ना वो कम है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, और अगर 2% से शरह कम है
तो उस ममालिक को जो है वो रेड लिस्ट में ही रखा जा रहा है। और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो है वो पाकिस्तान को अगर दोबारा रिव्यू करेंगे तो हो सकता है फिर पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट पे ले आए। एम्बर लिस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो शहरी बरतानिया आएंगे उनको जो है वो लोकेटर फॉर्म फिल करना पड़ता है और 10 दिन के लिए अपने घर के अंदर ही क्वारंटाइन करना पड़ता है, और आपको वो चेक भी करते रहते हैं, लोकेटर फॉर्म से चेक करते रहते हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो लेकिन जो रेड लिस्ट के अंदर है ज़ाहिर है उनको जो है वो एयरपोर्ट सीधा होटल ले जाया जाता है और होटल के अंदर ही उनके एक 30 दिन टेस्ट होता है, एक 8वें दिन होता है, तो वो क्लियर आने की सूरत में जो है उनको उतने दिन जो है होटल में रहना पड़ता है। तो होटल के अंदर रिस्ट्रिक्शन ज़रा ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए लोग घबराते हैं। कुछ लोग आइसोलेशन में रहने के जो है वो इतने यूज टू नहीं होते, अकेले नहीं रह सकते, कई बीमार होते हैं, तो लोगों के अपने अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग, और दूसरी बात है कि 1750 पाउंड भी देने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग अभी भी रिलक्टेंट है वहाँ से आने में, पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। जो बहुत ज़रूरी जिनकी जॉब का मसला है या जिनको और कोई ज़रूरी आना है वही लोग आ रहे हैं। बकाया अभी तक जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं। कुछ लोग दूसरे कंट्रीज़ के बरास्त आने की कोशिश कर रहे हैं और बस इसी तरह सूरत चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सिर्फ वही लोग ममालिक ठीक हैं जो कि ग्रीन लिस्ट के अंदर हैं, वो आप जो है वो एयरपोर्ट सीधा अपने घर जा सकते हैं, आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। तो आइडियली तो होना चाहिए कि पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में आ जाए, लेकिन अभी तो एम्बर में भी नहीं आ रहा और ये बहुत लोगों को उम्मीद थी। और गुज़िश्ता 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही थी, कुछ अफवाहें चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो 19 को जो है वो रेड लिस्ट से बाहर निकल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने तैयारी पकड़ ली थी कि शायद हम जो है ईद पाकिस्तान में जाकर करेंगे, कुर्बानी करेंगे। कोई हर साल जो है वो अरबों जो डॉलर का जो है वो सरमाया पाकिस्तान में ईद के मौके पर जाता है। लोग पाकिस्तान जाते हैं, कुर्बानी करते हैं, पूरी पूरी फैमिली पाकिस्तान में जाकर रहती है, पैसे खर्चती है, तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो रेड लिस्ट की वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया से जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सके। ज़ाहिर है कुछ ने पैसे भेजे होंगे कुर्बानी के लिए, लेकिन लोग नहीं जा सके और बस ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मेरे ख्याल से दफ्तर खारजा को और जो पाकिस्तान मिशंस हैं अब्रोड, उनको जो है वो अपना किरदार ज़्यादा अदा करना चाहिए और हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए, जिस तरह दूसरे मालिक के लोग भी करते हैं कि अगर कोई सूरत हाल निकले कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से कम निकला है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मईशत को भी जो है वो सहारा मिलेगा इससे। जी सही है। तो अब इसका नेक्स्ट रिव्यू गुलाम हुसैन साहब कब है? इसका नेक्स्ट व्यू वैसे तो हर 14 डेज के बाद करते हैं, तो अभी ज़ाहिर अभी ये हुआ है रिव्यू, तो अभी आफ्टर 14 डेज दो वीक के बाद होगा और उसमें हो सकता है कई ममालिक को। लेकिन जो हमें हुकूमती ज़राए से इतलात मिल रही है कि शायद ये पाकिस्तान वाला मामला जो है 2-3 माह मजीद चल सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को वो एक तरह से कंसिडर कर रहे हैं। तो जब इंडिया शायद निकले, ये इतलात हैं, ये नहीं मैं कह रहा कंफर्मेशन है, लेकिन ये हुकूमती हल्कों से मैं ज़राए से इतलात मिल रही है। लेकिन वाजिद खान साहब इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत के बहुत ज़्यादा है तो अपोजिशन पार्टी, लेकिन हुकूमत के करीबी बैठते हैं असम्बली के अंदर, तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी बताइए वाजिद खान साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? गुलाम साहब ने बहुत प्रेशर डाला हम पर, लेकिन मैं यह आखिर में ये कहूँगा क्योंकि मुझे जाना भी होगा, क्योंकि एक नेक्स्ट एक मीटिंग है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। ये रिव्यू जो मेरे जब इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंची यही कि 14 अगस्त एक रिव्यू होगी। लॉर्ड आमिद ने हमें बताया, ब्रीफिंग दी है और काफ़ी एमपीज़ ने वो जो जैसे जो इश्यूज जो गुलाम साहब ने भी वो वजाहत की हैं, वी हैव रेज़्ड देम इश्यूज। वो खुद अभी पाकिस्तान से होकर आए हैं, तो वो भी क्वारंटाइन कर रहे हैं। उन्होंने भी हमें फीडबैक दिया है कि पाकिस्तान जो पीएम साहब एफएन साहब ने ज़्यादा जो गुफ्तगू और कंसर्न था ये रेड लिस्ट के हवाले से, उन्होंने काफ़ी ये बात को वो उजागर किया है, हाईलाइट किया है। आई होप टू हैव सम गुड न्यूज़ इन अगस्त। लेकिन जब तक ये साइंटिस्ट कोऑपरेट नहीं करेंगे ये जो सीक्वेंसिंग और जेनोमिंग के हवाले से, मेरे हाल में ये जो रेड लिस्ट को अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो प्रेशर हम डाल रहे हैं काफ़ी, जैसे गुलाम साहब ने कहा, तजारती सोशली कल्चरली ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो आई थिंक इन दी एंड गवर्नमेंट को ये नज़रअंदाज ना करें, ये बहुत बड़ा इशू है हमारी कम्यूनिटीज़ के लिए। ओवरऑल ये बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए भी और यूके के लिए भी, म्यूचुअल
प्रॉब्लम। ये जो साइंस को देखें, डेटा देखें, पाकिस्तान की केसेस बहुत कम आ चुकी हैं और हम सलूट करते हैं और ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो पाकिस्तान जो निज़ाम है, ऑर्गेनाइजेशंस को जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया है। काश हमारी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से कुछ सीख लें। सही है। लॉर्ड साहब, आखिर में जाते जाते बताइए कि आप क्या रिकमेंडेशंस देते हैं गवर्नमेंट को कि वो डेल्टा वेरिएंट के तबाहकुन असरात से बचने के लिए क्या स्टेप्स ले और क्या इक़दाम उठाए? आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो पूरी जो इस तरीके से वो इकॉनमी को ना खोलें, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये होना चाहिए, ठीक है, बहुत सी कुर्बानियाँ लोगों ने दी है, बहुत टाइम लगा है, इतने 14 to 18 मंथ्स अभी अब कोरोना हमारे सामने है, तो एक माह इन्हें के 6 वीक्स 7 वीक्स थोड़ा और डिले कर लें, क्योंकि हमें चाहिए कि लेट्स लुक एट रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ and ensuring that we can reduce the hospitalizations and the cases। and जैसे वो गवर्नमेंट जा रहे हैं, unfortunately जिस तरीके से वो 19 को जा रहे हैं, अगर पूरे तरीके से खोलेंगे इसका जो इफेक्ट अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया वाजिद खान साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद वापस आकर बाकी मेहमानों के साथ डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद। अभी आसिम यूसुफ साहब, जिस तरह से बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी कई साल तक कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा, और बोरिस जॉनसन पहले कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि उम्र भर इस वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो अपने फ्यूचर को किस तरह से देखती है? देखिए जी, मैं समझता हूँ जो कोविड सिचुएशन आई, इसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इसने हिला के रख दी है। अगर आप देखें जो दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमीज़ हैं, वो भी इससे अफेक्टेड हुई हैं। तो मैं समझता हूँ, देखें, इसके लिए जब तक हम इसको, जैसे हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, हमें इसके लिए SOPs को मद्देनजर रखते हुए मूव करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये लोगों को अवेयरनेस एक दे कि जो भी कोविड के जो असरात हैं उससे बच के आप जो भी कर सकते हैं वो करें, और इसके लिए SOPs पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट का साथ देना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ UK गवर्नमेंट को एक बार फिर दोबारा से सोचना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन वो खोलने जा रहे हैं कम्प्लीटली, इसके बड़े डिज़ास्टर्स रिजल्ट निकलेंगे, और इसके लिए लगता है कि शायद एक दफ़ा और लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी UK की जो इकॉनमी है वो श्रंक कर चुकी है, और जो गवर्नमेंट जो फंडिंग है लोगों को, वो भी आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बिजनेसेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लोगों को सपोर्ट कर रही है, तो इनके लिए आगे मुश्किल होता नज़र आ रहा है मुझे ये। गुलाम हुसैन अमान साहब, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों को? क्या इस बात का खदशा मौजूद है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद थोड़े दिन बाद दोबारा फैसला करना पड़े हुकूमत को कि दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? ये बिल्कुल आसिम यूसुफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये जो खबरें हैं ना दोबारा एक और लॉकडाउन की, ये हुकूमत की तरफ से भी आ रही हैं, और ये खदशे का इज़हार डॉक्टर की जानिब से किया जा रहा है, साइंटिस्ट की जानिब से किया जा रहा है, और कुछ हुकूमती बंदों की तरफ से ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आप इमेजिन करें ना असद भाई कि 1000 केसेस, अगर 1 लाख केसेस डेली की बढ़ने शुरू हो जाए, तो आप खुद अंदाजा लगाने के ऐसे ही लगेगा कि रोजाना, और ऐसे ही लगता है जैसे हर बंदे को जो है वो इसके अंदर वो मुब्तला हो रहा है। और ये एक और बड़ी जो खतरनाक चीज़ है, जो कि हम डबल वैक्सीन लगवा के मुतमिन होकर बैठे हुए थे कि अब जो है हम जो डबल वैक्सीन लग गई है हम महफूज हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी महफूज नहीं है, और ये डेल्टा वेरिएंट के केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनको डबल वैक्सीन लगी थी उनको भी हो गया है। और इसके अलावा जो जिसको डबल जिसने वैक्सीन ली होती है उससे दूसरों को भी फैलने का खतरा होता है। अगर उसको सिम्टम्स नहीं भी लग रहे तो उससे दूसरे को भी फैल सकता है। तो ये ऐसी सूरत हाल में जो है फियर वाली लाइफ है। जी जी, बिल कैरियर बन सकता है। और दूसरी बात है कि ऐसे जैसे फियर सा लगता है हर जगह पे, आप किसी जगह पे भी जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको यहाँ पर आपको कोरोना वायरस के ना हो जाए किसी डबल वैक्सीन लगने के बावजूद। और अब ये बातें भी आ रही है जी बूस्टर जो है वो लगेगा जिनको डबल जैब लगी हुई है। फिर कभी खबर आ जाती है कि किसी ना किसी मीडिया पे जी जिनको एस्ट्राजेनेका लगी हुई है वो इतनी महफूज नहीं है, फाइजर वाले ज्यादा महफूज हैं, कभी इस तरह की। तो ये चीजें जो है ना लोगों के ज़हनी तौर पर बड़े इसके असरात पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि जो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म है इनको अपफ्रंट पर आकर जो ना अभी भी इसको एतमाद में लेना चाहिए कि अगर वो
19 जुलाई से बाकी सारा कुछ जो है वो पाबंदियां नरम कर रहे हैं, तो उनके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है। अगर लोगों को समझ आ जाएगा कि उनकी जो वजह है वो ज्यादा अहम है कि कोरोना वायरस के केसेस फैलने से, तो फिर लोग कबूल कर लेंगे। अदरवाइज जो है लोगों ने काफी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि बरतानिया के अंदर एक ये बहुत बड़ी सोच मौजूद है, जो कि हर हफ्ते को बहुत बड़ा मुजाहरा सेंट्रल लंदन में करते थे, जो कि कोरोना वायरस को मानते ही नहीं, और जो कहते हैं जी कोरोना वायरस गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को खुद अब जो है वो इस चीज को प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो अभाम है, जो इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि जी चौथा लॉकडाउन आ रहा है और ये जो क्रिकेट और फुटबॉल के जो मैचेस ओपन किए गए हैं ये किसी वजह से किए गए हैं, इसके बाद जो है वो कोरोना वायरस दोबारा फैलना शुरू हो चुका है। तो ये इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। और जिस तरह बरतानिया के अंदर अपोजिशन पार्टियां शोर मचा रही हैं, इसी तरह जो आम पब्लिक है उनके अंदर भी इसी तरह की रिजर्वेशन पाई जा रही है कि 19 जुलाई को इतनी जल्दी ये केसेस फैलने के बावजूद जो है वो इसको ओपन नहीं करना चाहिए। सही है। आसिम यूसुफ साहब, आप जाहिर है एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हैं, दूसरी तरफ जान ज़्यादा अहम है और जो है वो एक वायरस भी डेडली है। तो आप इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट को चाहिए इसकी एसओपीज जैसे उन्होंने बनाई हुई ऑलरेडी, जैसे मास्क है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, जब तक मास्क, देखिए अभी तक दुनिया के अंदर जो भी इसके कोरोना के बचाव की जो एक चीज़ प्रूव हुई है वो है मास्क। मास्क के पहले से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मास्क की जो इस्तेमाल को इसको 100% यकीनी बनाया जाए। पहले भी यही 100% यकीनी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ 100% मास्क को यकीनी बनाया जाए। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोकेटर, जगह जगह पे लोकेटर वो ऐप लगाई हुई है, जो आप स्कैन करते हैं, उससे आप बंदों को जो है लोकेट कर सकते हैं कि कोई बंदा कहाँ मूव कर रहा है। और जैसे ही आपको पता लगे कि किसी जगह पे कोई बंदा जो अफेक्टेड मिला है, उसको फिर आप मॉनिटर करें, उस जगह को स्मार्ट लॉकडाउन करें, और ताकि देखें दुनिया के बाकी कारोबार चलते रहें। देखिए, आप इस तरह से इंसानों को बंद नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट हमें को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है दुनिया को कोरोना के अंदर। और मैं समझता हूँ जहाँ कोरोना जहाँ से आया है चाइना से, उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर इसको जो है वो कवर अप करके और अपने आप को कोरोना फ्री कर लिया। तो जहाँ से आया, हालांकि उनके लिए एक नई चीज़ थी। तो हमें यहाँ पे इस कोरोना को देखते हुए को 1.5 साल हो गया है, और कभी फिर केसेस आ गए, फिर बंद हो गए, फिर आ गए, फिर तो ये जो है ना वो चल रहा है काम। अभी भी देखिए, गवर्नमेंट जो है प्रेशर की वजह से इसको खोलने जा रही है, लेकिन अगेन जैसे सब लोगों ने कहा कि ये इसके साथ दोबारा से आएंगे, अनलेस गवर्नमेंट को ऐसा प्लान लेके आए जिससे लोगों की ज़िंदगी महफूज रहे, और जिस जगह पे कोरोना हो वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किए, जैसे पाकिस्तान ने किया है। और आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, इमरान खान के जो एफर्ट्स है। बल्कि अमेरिकन मीडिया ने भी उनसे आके पूछा कि आपने कैसे इसको कंट्रोल किया। हालांकि पाकिस्तान में जो है इंतजाम भी इतने अच्छे नहीं है, लोगों के पास इतनी एजुकेशन भी नहीं है, तो फिर भी उन्होंने हमें पाकिस्तान की जो इक़दाम को सराहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट को भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डिस्कशन करके कुछ बेटर जो है वो चीज़ें ला के, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए और बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए, मगर कंट्रोल के साथ। जी, बहुत शुक्रिया आसिम यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।